Hello friends, welcome in Heal Psycho Lab. Let's start the next topic, themes of research and applications. In this previous section, you got some idea of the various branches of psychology. And if you were to ask a simple question about what is psychologists do, the usual answer will be that they do several things while working in a variety of settings. तो अगर हम प्रीवियस सेक्शन की बात करें तो हमें कुछ आइडिया मिला था कि बहुत सारी ब्रांचेस थी साइकोलॉजी की. हमने बहुत सारी ब्रांचेस की बात की थी कि किस किस में साइकोलॉजी पढ़ी जा सकती है. और यह एक जनरल क्वेश्चन जो उठता है जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं कि एक्चुअली में साइकोलॉजिस्ट करते क्या है. तो इसका यूजुअल आंसर होता है कि दे डू सेवरल थिंग्स व्हाइल वर्किंग इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स. तो वो अलग अलग सेटिंग में अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं. हाउएवर इफ यू ट्राई टू एनालाइज देयर वर्क यू विल नोटिस दैट दे बेसिकली एंगेज इन टू काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. और अगर आप उनके काम को एनालाइज करेंगे तो आप दो चीज़ें बेसिकली फाइंड आउट करेंगे. दो एक्टिविटीज़ मिलती हैं. पहला, रिसर्च इन साइकोलॉजी. तो दिस इज द फर्स्ट जो रिसर्च होती है. नंबर टू इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी. तो पहले तो आप उसकी रिसर्च करोगे उसके चीज़ों पे और फिर उसको अप्लाई करोगे जनरल साइकोलॉजी में. तो व्हाट आर द सम ऑफ थीम्स विच प्रोवाइड डायरेक्शन टू रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी. तो कौन सी थीम्स होती हैं जो डायरेक्शन देती है रिसर्च और एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी को. तो दे आर सेवरल सच थीम्स, वी विल फोकस ऑन सम ऑफ देम. तो साइकोलॉजी like other science attempts to develop principle of behavior and mental process. तो पहले थीम की हम जो बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजी जो होती है वो साइंसेस है, एक ऐसा साइंसेस है जो अटेम्प्ट करता है डेवलप प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस. तो साइकोलॉजी अदर जैसे अदर साइंसेस अदर जो डिसिप्लिन होते हैं उनकी तरह ही वो कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप करता है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस के. इन रिसर्च द मेन कंसर्न इज विद द अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर. तो जो रिसर्च होती है उसका मेन कंसर्न क्या होता है कि हम किसी बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सके और उसकी एक्सप्लेनेशन दिख सके कि वाई दिस इज हैपनिंग एंड ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस मेंटल इवेंट एंड प्रोसेस ये सब कैसे हो रहे हैं इसको अंडरस्टैंड उसके पीछे के कॉजेज को जानने के लिए. सो साइकोलॉजिस्ट हु चूज टू एंगेज इन रिसर्च फंक्शन मोर लाइकली अदर साइंटिस्ट. तो साइकोलॉजिस्ट जो रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं वो अदर साइंटिस्ट की तरह ही होते हैं. लाइक दैम दे ड्रॉ कंक्लूजन विच आर सपोर्टेड बाय डाटा. तो वो कंक्लूजन किस पे ड्रॉ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाटा. दे डिजाइन एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ स्टडीज अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमिना. तो वो किसी भी साइकोलॉजिकल फिनोमिना को कंट्रोल्ड कंडीशन, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स का मतलब ही होता है कि कंट्रोल कंडीशन यानी लेबोरेटरी में है ना, जहाँ पे बाकी फैक्टर्स को जो है न्यूट्रलाइज रखा जा सके. सो द पर्पस इज टू डेवलप जनरल प्रिंसिपल अबाउट बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस. तो इसका पर्पस क्या होता है. इसका पर्पस होता है ताकि जनरल प्रिंसिपल्स हो सके अबाउट बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस एंड मतलब जनरल प्रिंसिपल डेवलप हो सके मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर को लेके. एंड द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ सच स्टडीज अप्लाई टू एवरी डे. और इस तरह की कंक्लूजन्स को एवरी डे लाइफ में अप्लाई किया जा सके एंड आर देयर फॉर यूनिवर्सल एक्सपेरिमेंटल कंपैरेटिव फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंटल सोशल डिफरेंशियल and abnormal psychology are generally regarded as a domains of basic psychology. तो ये बेसिक साइकोलॉजी के डोमेन्स है. ठीक है. अब हम बात करते हैं द थीम्स ऑफ द रिसर्च इन दिस फील्ड डिफर फ्रॉम ईच अदर. हालांकि थीम्स एक दूसरे से अलग होती है. फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल psychologists study the process of perception, learning, memory, thinking and motivating etc. तो जो experimental psychologist होते हैं वो किसको study करते हैं. process of perception, learning, memory, thinking and motivation using experiment as their method of inquiry. तो वो experiment करते हैं जिसमें आप वो method of inquiry लेते हैं. whereas psychological psychologists attempt to examine psychological basis of this behavior. और psychologists attempt करते हैं to examine psychological basis of their behavior कि उसके पीछे साइकोलॉजिकल बेस क्या है. तो डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस. जबकि जो डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो दोनों पे बात करते हैं क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव चेंजेस इन बिहेवियर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ टू इट्स एंड. है ना. तो जब से मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी का मतलब ही होता है बाय बर्थ मतलब जब कंसेप्शन से डेथ तक है ना, दैट इज डेवलपमेंट साइकोलॉजी. तो वो बात करते हैं. वेयर एज सोशल साइकोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो वो फोकस करते हैं ऑन द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एज दे टेक प्लेस इन सोशल कंटेक्स्ट. तो किस तरीके से कोई इंडिविजुअल सोशल कंटेक्स्ट में बिहेव कर रहा है उसको स्टडी करते हैं. दैट इज कॉल्ड थीम 1. लेट्स टॉक अबाउट थीम 2. Now theme 2 is saying human behavior is a function of the attributes of person and environment. देखिए कॉट लुइन ने ना फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है
और ह्यूमन बिहेवियर का देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है B=2, तो इसका मतलब क्या होता है, B मतलब बिहेवियर और F मतलब फंक्शन, फंक्शन किसके बीच में, पर्सनालिटी एंड एनवायरनमेंट, इन दोनों के बीच का। इस जो पर्सनालिटी होती है और जो एनवायरनमेंट होता है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वी गॉट दी बिहेवियर। तो वी सजेस्ट दैट बिहेवियर इज द प्रोडक्ट ऑफ पर्सन एंड हिज और हर एनवायरनमेंट। तो एक तो वो पर्सन की पर्सनालिटी जो है और उसका जो एनवायरनमेंट है, दैट इज अबाउट, सो दैट इज हिज एनवायरनमेंट। व्हाट दिस इक्वेशन सिंपली टेल अस दैट वेरिएशन वी फाइंड इन ह्यूमन बिहेवियर लार्जली ड्यू टू द फैक्ट दैट पर्सन डिफर विद रिस्पेक्ट टू देयर वेरियस एट्रीब्यूट्स। तो व्हाट ये इक्वेशन कहलाती क्या है, ये क्या कहना चाहती है दिस इक्वेशन जो मैंने लिखी है, कि ह्यूमन बिहेवियर जो होते हैं वो लार्जली ड्यू टू किस फैक्ट की वजह से होते हैं, पर्सन डिफर रिस्पेक्ट टू देयर वेरियस एट्रीब्यूट्स बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक एनवायरनमेंट्स एंड डाइवर्स एक्सपीरियंस एंड सो टू द एनवायरनमेंट दे आर प्लेस्ड इन। तो ये दो वजह से मेनली होता है, एक तो आपके जेनेटिक्स क्या है, ठीक है, और दूसरा आपका एनवायरनमेंट और आपके एक्सपीरियंस जो उससे होते हैं। सो हियर द एनवायरनमेंट इज कंसेप्चुअलाइज एज इट इज परसीव्ड और मेड सेंस ऑफ बाय द पर्सन, है ना। तो क्या होता है कि एनवायरनमेंट क्या है कि जिस तरीके से उस इंसान ने उस एनवायरनमेंट को परसीव किया है। सो साइकोलॉजिस्ट हैव फॉर लॉन्ग टाइम कंसिडर्ड दैट नो टू इंडिविजुअल्स आर द सेम। तो यह तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल सेम नहीं हो सकता, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, है ना। If one consider their psychological attributes, so they vary with respect to their intelligence, interest, values, aptitude, various other personality characteristics. तो ये सब में अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस में डिफरेंस हो सकता है, इंटरेस्ट में डिफरेंस हो सकता है, वैल्यूज में, एप्टीट्यूड्स में और अदर पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में सब अलग अलग होते हैं। इनफैक्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट केम टू बी कंस्ट्रक्टेड टू मच मेजर सच डिफरेंस, और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो इन मेजर्स या डिफरेंसेस को फाइंड आउट, डिफरेंसेस को मेजर कर सके। सो अ डिसिप्लिन कॉल्ड डिफरेंशियल साइकोलॉजी, अब ये साइकोलॉजी का एक और डिसिप्लिन आ गया, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल साइकोलॉजी विच फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस पे फोकस करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इमर्ज एंड फ्लरिश इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखता है कि व्हाई द इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, और ये अभी अभी इमर्ज हुआ है 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी के अर्ली में। सो मोस्ट ऑफ इट्स रिमेन इन द फॉर्म ऑफ पर्सनालिटी साइकोलॉजी, तो इसमें काफ़ी पार्ट जो है वो पर्सनालिटी का है। एंड साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट ऑल्दो द कोर साइकोलॉजिकल प्रोसेस आर यूनिवर्सल, हालांकि जो कोर साइकोलॉजिकल प्रोसेस है वो सबके लिए एक जैसे यूनिवर्सल है, दे आर सस्पेक्टेबल टू इंडिविजुअल डिस्पोजिशन, लेकिन अगर हम सिचुएशनल बात करें इंडिविजुअल की तो वो अलग अलग है। बिसाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट दे आर वेरिएशंस इन बिहेवियर विच ऑकर ड्यू टू एनवायरमेंट फैक्टर। तो डिफरेंशियल साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि भाई जो वेरिएशन आता है बिहेवियर में उसके पीछे एक बड़ा कारण एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होता है। दिस इज व्यू विच साइकोलॉजिस्ट हैव टेकन फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और ये व्यू किसने दिया था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, ठीक है, और इवोल्यूशनरी थ्योरिसिस्ट ने और एंड बायोलॉजिस्ट ने, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट लुक फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल फिनोमिना बेस्ड ऑन individual environment interaction. Although it is difficult, psychology do seek out the relative importance of heredity and environment in explaining human behavior. हालांकि बहुत डिफिकल्ट है, साइकोलॉजिस्ट जो है वो रिलेटिव इंपॉर्टेंस देखते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में। और जब भी आप कभी भी किसी भी साइकोलॉजिकल इवन किसी डिसऑर्डर की भी बात करेंगे तो उसमें दो फैक्टर्स हमेशा उसके पीछे जो है उसकी जो पीछे के कॉजेज ढूंढे जाएंगे, वो एक ढूंढा जाएगा जेनेटिक एंड दूसरा ढूंढा जाएगा एनवायरमेंटल। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट गो टू द थीम 3 एंड दैट इज ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड। यहाँ पे क्वेश्चन है ह्यूमन वो है थीम है ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड। तो मोस्ट साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट ऑल ह्यूमन बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ कॉजेज विच आर इंटरनल टू द ऑर्गेनिज्म और एक्सटर्नल हैविंग लोकेशन इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जितने भी ह्यूमन बिहेवियर होते हैं वो एक्सप्लेन किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉजेस, ठीक है। अब कॉजेस इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, है ना। जैसे एक ना साइकोलॉजिस्ट थे रॉटर, उन्होंने बताया था एक कॉन्सेप्ट दिया है लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज़ के पीछे दो हो सकते हैं रीजंस, एक हो सकता है इंटरनल और दूसरा हो सकता है एक्सटर्नल। सपोज आप साइकोलॉजी का ये बुक पढ़ रहे हैं, इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं, तो आप खुद से मोटिवेटेड है स्टडी करने के लिए, तो ये
हो गया आपका इंटरनल कॉज, और एक्सटर्नल हो सकता है कि भाई आपको अपने पेरेंट्स को या अपनी सोसाइटी को सेटिस्फाई करना है दैट यू गॉट अ गुड मार्क्स, और किसी और को दिखाना है, आपके इंटरनल मोटिवेशन नहीं बल्कि एक्सटर्नल है, तो बाहर की वजह से है, यू विल गेट अ गुड मार्क्स, सो यू विल गेट अ गुड कॉलेज और समथिंग लाइक दैट, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो सस्टेन करता है, वो लंबा चलता है, जबकि एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है इसकी इंटेंसिटी तो शुरू में हाई होती है पर ये ज़्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाता, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, सो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कॉजेज हो सकते हैं, है ना, ह्यूमन बिहेवियर के। तो कॉजल एक्सप्लेनेशन आर सेंट्रल टू ऑल साइंस बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम नो प्रिडिक्शन विल बी पॉसिबल। तो चाहे कोई सी भी बीमारी हो उसके पीछे का हम कॉज ही सबसे पहले ढूंढते हैं, क्योंकि जब तक हम कॉज नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक हम उसके प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो साइकोलॉजिस्ट लुक फॉर कैजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर, तो सॉरी कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर कि उसके पीछे का कॉज क्या है, दे ऑल्सो रियलाइज दैट सिंपल लीनियर एक्सप्लेनेशन सच एज एक्स कॉजिंग वाई डू नॉट होल्ड ट्रू। तो आप सिंपल एक लीनियर कि भाई इस स्टूमुले की वजह से ये, इस स्टूमुले की वजह से ये हो रहा है, एक्स की वजह से वाई हो रहा है, तो आप इतना सिंपल वे में इसका आंसर नहीं दे सकते, इतना सिंपल कॉज नहीं हो सकता। देयर इज नो वन कॉज ऑफ बिहेवियर, जरूरी नहीं कि किसी एक बिहेवियर के पीछे सिर्फ एक ही कॉज हो। ह्यूमन बिहेवियर हैज मल्टीपल कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट देयरफॉर लुक फॉर कैजुअल मॉडल, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कैजुअल मॉडल्स देखते हैं वेयर अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन अ बिहेवियर। तो जहाँ पे इंटरडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक एक्सप्लेन कर सके बिहेवियर को। सो व्हेन इट इज सेड दैट बिहेवियर हैज मल्टीपल कॉजेज, इट मीन्स दैट इट इज डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट वन कॉज ऑफ अ बिहेवियर बिकॉज इट मे बी इटसेल्फ बी अ कॉज बाय अनदर वेरिएबल, है ना। तो हो सकता है एक वेरिएबल दूसरे को वो कर रहा हो, तो विच इन टर्न मे बी कॉज्ड बाय सम अदर, है ना। तो एक वेरिएबल दूसरा कॉज पैदा कर रहा है जो दूसरा वेरिएबल बन रहा हो। तो दिस इज मोर अबाउट। नाउ लेट्स गो टू द थीम 4. Theme 4 is saying understanding of human behavior is culturally constructed. So this is a theme which has recently surfaced. There are psychologists who believe that most psychological theories and models are Euro-American in nature. ठीक है, अब देखो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड क्या है, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर साइकोलॉजिस्ट में अगर आप कहीं पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या कहीं भी साइकोलॉजिस्ट बनोगे किसी फील्ड में, तो ये पहली चीज़ होती है कि आप वहाँ के कल्चर से फैमिलियर हो, क्योंकि बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं विच आर रिलेटेड टू कल्चर ओरिएंटेड। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक धात सिंड्रोम होता है, तो जनरली साउथ एशियन कंट्रीज में ही पाया जाता है, इंडिया में है इस तरह से, ईस्ट एशियन कंट्रीज में। सो इन कंट्रीज में ये आपको ना, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सो ये जो है ना, ये डिसऑर्डर्स आपको जो है वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं मिलेंगे। तो दैट्स वाई द कल्चर कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स वाई वो कह रहा है कि जो साइकोलॉजिस्ट थ्योरीज एंड मॉडल्स होते हैं वो यूरो अमेरिकन है। यूरो अमेरिकन का मतलब क्या है, या तो वो यूरोप में डेवलप हुआ है या अमेरिका में, तो वो कहीं ना कहीं यूरो अमेरिकन है नेचर में, जिसकी वजह से वो हमें हेल्प नहीं कर पाते अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर इन अदर कल्चर सेटिंग। अब वो इंडियन कल्चर को, क्योंकि देखो ना, यूरो अमेरिकन कल्चर इज क्वाइट इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, जबकि इंडियन कल्चर इज कलेक्टिविस्ट कल्चर, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड लेटिन अमेरिका हैव बीन क्रिटिकल ऑफ यूरो अमेरिकन अप्रोचेस। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे एशिया, अफ्रीका एंड लेटिन, तो ये कहते हैं कि भाई ये अप्रोचेस जो है हमारे यहाँ काम नहीं कर सकती एज यूनिवर्सल, ठीक है। सो अ सिमिलर क्रिटिक इज मेड बाय फेमिनिस्ट। अब एक और क्रिटिक्स आया, दैट इज फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट कहती हैं कि भाई साइकोलॉजी जो है वो मेल पर्सपेक्टिव देती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट आर मेल एंड इग्नोर्स द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। सो दे एग्री इन फेवर ऑफ dialectical approach which will accommodate both male and female perspective in understanding and human behavior. तो वही डायलेक्टिकल अप्रोच में वो, जिसमें आप डायलॉग्स बोल सके, मतलब आर्ग्यू कर सके, डिबेट काइंड ऑफ, तो वो ऐसी चीज़ों को करती है ताकि मेल और फीमेल दोनों के पर्सपेक्टिव को लाया जा सके ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में। Theme is 5. So human behavior can be controlled and modified through the application of psychological principle. तो human behavior को control और modify किया जाता है through the application of psychological principle. Why do scientists like to know how certain events can be controlled? तो वो scientists ऐसा क्यों करते हैं कि how certain इवेंट्स जो है उनको कंट्रोल किया जा सकता है, बी दे फिजिकल और साइकोलॉजिकल, क्या वो फिजिकल है साइकोलॉजिकल, देयर कंसर्न अराइज फ्रॉम देयर डिजायर टू डेवलप टेक्निक्स और मेथड दैट विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो कुछ ऐसी डिजायर्स, उनकी ऐसी डिजायर्स है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स को डेवलप कर सके जिससे
क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके. सो साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो सीक द सेम वाइल अप्लाइंग नॉलेज जनरेटेड बाय देम. तो साइकोलॉजिस्ट भी यही चाहते हैं ताकि वो जो उनके पास नॉलेज है उस नॉलेज को जो नॉलेज जनरेट हुई है उसे अप्लाई कर सके. सो दिस ऑफ्टन रिक्वायर्स रिमूवल ऑफ सर्टन डिफिकल्टीज और एडवर्स कंडीशन दैट इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ देयर लाइफ. सो इससे क्या होगा, बहुत सारी डिफिकल्टीज और एडवर्स कंडीशन जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगी जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट फेज ऑफ देयर लाइफ में. Consequently, psychologists make certain intervention into the lives of needy people. तो वो कुछ intervention करते हैं needy people में. This applied role of psychologist has, on the one hand, brought the subjects closer to the life of people in general than the other social science subjects, and in knowing the limits of the applicability of its principle. देखिए जो बाकी डिसिप्लिन होते हैं ना, उसमें आप जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो किसी इंडिविजुअल से पर्सनली मिलते हैं और वो काफ़ी उसके नियरेस्ट होते हैं, है ना. तो वो उस प्रिंसिपल को ज़्यादा बेहतर वे से अप्लीकेबल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर डिसिप्लिन. ठीक है. तो ऑन द अदर हैंड दिस रोल हैज़ ऑल्सो बीन वेरी हेल्पफुल इन पॉपुलराइजिंग साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ. दैट इज द रीज़न कि साइकोलॉजी बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट हो रहा है क्योंकि ये इंडिविजुअलिस्टिक एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे काम करता है और इसमें ज़्यादा नियरेस्ट कनेक्शन होता है. सो दस several independent branches of psychology has emerged that try to use psychological theory. So बहुत सारे जो independent branches हैं psychology की वो emerge हो गई हैं. ठीक है. and that try to use बहुत जो psychological theories को use कर रही हैं, so principles को use कर रही हैं and facts to diagnose and resolve a problem related to industrial and organizational settings. तो ताकि वो industrial और organizational settings की problems को भी solve कर सके. clinical services, education, environment, health, community development, so on. so इन factors में जाके इनको changes किया जा सके. so अगर industrial psychology, organizational psychology, clinical psychology, educational psychology, engineering psychology and sports psychology represent some of the areas where psychologists are engaged in delivering services to individual, group and institution. तो ये ऐसी कुछ फील्ड हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट जो है इंडिविजुअल को सर्विसेज दे रहे हैं, ग्रुप को या इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. And now the basic versus applied psychology. So it may be noted that at this point that various areas put under the rubrics of basic and applied psychology are identified only on the basis of their emphasis on the study of certain subject matters and broader concerns. तो what is this? मतलब basic और applied psychology में major difference क्या है, तो कौन किस पे emphasize करता है, क्या broader concern है इसका. So there is no sharp cleavage between research and application of psychology. ठीक है. तो अगर ये कह रहा है कि रिसर्च और एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी जो है इसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं है. फॉर एग्जांपल बेसिक साइकोलॉजी प्रोवाइड्स अस विद थ्योरीज. बेसिक साइकोलॉजी जो होती है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, theories with theories and principles. ठीक है. that form on the basis of application of psychology. ठीक है. तो जो हम जब applications of psychology जो बना रहे होते हैं तो उनसे हमारे theories and principles बनते हैं. और applied psychology क्या होती है, provides us different contexts in which the theories and principle derived from research can be meaningful applied. और applied psychology क्या होती है कि जो आपने basic research, basic psychology से principle और theories बनाई हैं उनको आप यहाँ पे applied कर सके. ठीक है. practical life में applied कर सके, उससे बोलेंगे applied psychology. On the other hand, research is an integral part of even those fields of psychology. तो research जो है वो integral part होता है that are mainly characterized by subsumed under the category of application. तो ये application के अंदर आता है. Due to ever increasing demand of psychology in different settings, many fields that were regarded as a primarily research oriented in previous section. तो क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है साइकोलॉजी की इन डिफरेंट सेटिंग्स में, तो इसके लिए बहुत सारी रिसर्च ओरिएंटेड जो है चीज़ें स्टार्ट हुई हैं प्रीवियस डिकेड्स में, यानी कुछ लास्ट 10 to 20 ईयर्स में हैव ऑल्सो ग्रेजुअली टर्न इनटू एप्लीकेशन ओरिएंटेड. अब एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया, एप्लीकेशन ओरिएंटेड. ये भी एक नया इसका साइकोलॉजी का पार्ट हो गया. लाइक न्यूली इमर्जिंग डिसिप्लिन लाइक अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी. मतलब खाली अब हम बात कर रहे थे ना बेसिक साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी, तो अब अप्लाइड सब में आ गया. जैसे अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, अप्लाइड डेवलपमेंट साइकोलॉजी इंडिकेट दैट फैक्ट ऑल साइकोलॉजी हैज़ द पोटेंशियल ऑफ एप्लीकेशन. कि जितने भी साइकोलॉजी के वो हैं मतलब ब्रांचेस हैं, सबकी अपने पर पोटेंशियल है अप्लाइड करने में, एंड इज बेसिकली अप्लाइड इन नेचर. तो ये बेसिकली नेचर में अप्लाइड है. ठीक है.
Thus there is a seemingly no fundamental difference between research and application of psychology. हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ा fundamental difference तो नहीं है research और application of psychology में. These activities are highly interrelated and mutually reinforcing. दोनों interrelated है, एक दूसरे से connected है और reinforcing है, एक दूसरे को बढ़ावा देती हैं. And their mutual interaction and pervasive influence on each other have become so specific that several offshoots have emerged in recent years with very specific emphasis on their subject matter. तो ये जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है और ये जो इन्फ्लुएंस है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक बना रहे हैं, ठीक है, और ये इमर्ज हो रहे हैं रिसेंट ईयर में. सो दस इकोलॉजिकल साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल स्पेस एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी, टू मेंशन अ फ्यू, हैव कम अप एज न्यू एंड फ्रंटियर एरियाज ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन. अब इन्हीं से करते करते ये सारी ब्रांचेस जो है नई उभर कर सामने आई हैं, ठीक है. To mention a few and have come up as a new and frontier area of research and application that previously formed part of the other field of psychology. जो पहले किसी और चीज़ की पार्ट थी अब वो इसकी हो गई है. So these newer development require highly specialized research skills and training on the part of researcher than ever before. तो अब इसके लिए हमें ज़्यादा highly specialized research skills की ज़्यादा ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, पहले से अब ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत है. So that is this topic is finished, and if you like this video, so please like, subscribe and comment on it. Thank you so much.